फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, और जाके संग 10-20 हैं, ताको नाम महंत। मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका एक पुस्तक पर 15 मिनट कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज मैं जिस पुस्तक की चर्चा करने जा रहा हूं वो पुस्तक है पत्रकार और व्यंग्यकार कथाकार श्री यशवंत व्यास की। पुस्तक पहले आपको मैं दिखा देता हूं। उसका नाम है कवि की मनोहर कहानियां। ये पुस्तक दरअसल एक व्यंग्य पुस्तक है, व्यंग्य विधा की पुस्तक है, पर सभी विधाएं एक जैसी तो होती नहीं हैं। कई जैसे मिर्ची भी लाल मिर्ची होती है, तीखी मिर्ची होती है, शिमला मिर्ची होती है। मैं जानबूझ करके व्यंग्य की तुलना मिर्चा या मिर्ची से कर रहा हूँ। आप सब जानते हो कि व्यंग्य करने पर कहीं ना कहीं किसी न किसी को मिर्ची लगती है, लेकिन व्यंग्यकार भी कई तरह के होते हैं। जैसे मिर्ची कई तरह की होती हैं या मिर्च कई तरह के होते हैं, वैसे ही व्यंग्यकार भी कुछ हरिशंकर गोसाई की तरह होते हैं, कुछ शरद जोशी की तरह होते हैं, और कुछ जो हैं यशवंत व्यास की तरह होते हैं, और भी कई तरह के होते हैं। तो ये एक अपनी छाप है यशवंत जी की इस पुस्तक पर। और इसमें एक कवि की जो मनोहर कहानियां है, कवि एक बस एक ये है, माध्यम है। और कवि भी आप जानते हैं कि मोटे तौर पर समाज में दो तरह के कवि होते हैं। एक कवि तो होते हैं जो संजीदा होते हैं, जो अपने कविता में सत्य का या अर्थों का अनुसंधान करते हैं मोटे तौर पर, और जिनकी कविताएं किसी न किसी सामाजिक या सौंदर्य बोधात्मक मूल्यों से पैदा होती हैं। और दूसरी तरह के कवि भी होते हैं जो आमतौर पर, जिनको आप क्या मजाकिया कह सकते हैं। हमारे बहुत सारे हास्य कवि ऐसी ही श्रेणी के हैं। और हास्य कवि लोग बुरा ना माने, लेकिन हास्य कविता और संजीदा कविता में फर्क है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। तो ये जो कवि नाम के जो प्राणी हैं दूसरी तरह के, मैं फिर से नहीं नाम लेना चाहता, पर आप समझ गए होंगे, एक बार कह दिया। लेकिन ये उन पर नहीं है। एक तरह से कवि यहाँ एक तरह से मेटाफोर है, जो दूसरी तरह के कवि हैं मेटाफोर हैं। क्योंकि यशवंत व्यास जी जो संजीदा कविता है उसके अर्थ और मर्म को भी जानते हैं। और शुरू में ही उन्होंने धूमिल की जो कुछ पंक्तियाँ धृत की हैं, जो नागार्जुन और मुक्तिबोध और धूमिल की स्मृति के साथ है, वो इस तरह से हैं। वो धूमिल की जो पंक्तियां हैं वो ये रेखांकित करने के लिए है कि किन कवियों को संजीदा मांगते हैं। तो वो धूमिल की जो पंक्तियां हैं वो मैं आपको पढ़ के यहाँ सुना देता हूँ। अच्छा तो विदा मित्र, विदा जाओ, लेकिन मैं जानता हूँ कल जब भाषा की तंगी में उबते हुए अपने शहर में वापस आओगे, तुम मुझे गाओगे जैसे अकाल में खेत गाए जाते हैं, और अभियोग की भाषा के लिए टटोलते फिरोगे वे चेहरे जो कविता के भ्रम में जीने के पहले ही पर्दे के पीछे नींद में मर चुके हैं। धूमिल की पंक्तियां हैं जो यशवंत व्यास जी ने उद्धृत की हैं, और यह रेखांकित करने के लिए कि संजीदा कवि और दूसरी तरह के जो कवि हैं जो अगंभीर होते हैं, जो कवि की मुद्राएं धारण करते हैं, बल्कि उनके लिए ज़्यादा सही शब्द मुझे अभी अभी मिला है कि जो कवि की मुद्रा अपनाते हैं, उनको लेकर के लिखी गई हैं। वैसे कवि जो थवेनार भी बनना चाहते हैं, जो बोर भी होना चाहते हैं, जो आम का पेड़ लगाते हैं, हम बबूल का पेड़ बन जाता है, या जो कवि डकैती भी डालना चाहते हैं, या जो कवि कुछ और भी धंधे करना चाहते हैं, किराना की दुकान खोलना चाहते हैं, और दरअसल उनकी कविता भी किराने की दुकान की तरह ही होती है। तो उस कवियों का मेटाफर इस व्यंग्य में है, इस व्यंग्य संग्रह में। ये व्यंग्य संग्रह भी है और व्यंग्यों की एक अनवरत प्रक्रिया भी है इसमें। जैसा कि मैंने कहा कि व्यंग्य भी कई तरह के होते हैं, तो इसमें थोड़ा मजाक का लहजा, जिसको अंग्रेजी में एक पद है जिसके लिए मुझे ज़्यादा उपयुक्त है, वह है इन लाइटर वेन। तो थोड़ा इन लाइटर वेन किस्म का ये यहाँ व्यंग्य है, जिसको पढ़ने में आप बड़ा मज़ा लेते हैं और एक हंसते हैं, आपके अंदर हास्य पैदा होता है और आपको लगता है कि अच्छा। तो बड़े आप यशवंत व्यास की भाषा जानते हैं कि वो बड़ी छोटे शब्दों में बड़ी मारक
बात कहने की क्षमता रखते हैं। और कुछ दिन पहले मैंने उनकी पुस्तक बोस्कियाना की भी चर्चा की थी, जो उन्होंने गुलजार पर लिखी है। प्रत्येक उनका वो एक पहलू था। दूसरा पहलू ये है, वो उपन्यास भी लिख चुके हैं। यशवंत जी कई भाषाओं में सक्रिय रहते हैं और कविता के प्रेमी हैं, और कविता के प्रेमी हैं इसलिए उन्होंने यह पुस्तक शायद लिखी गई है। तो ये अपने ढंग की अनोखी पुस्तक है, और मैं चाहूँगा कि अब इसके कैसे व्यंग है। अब व्यंग में ऐसी चीज़ है कि उसको आप सुन करके और पढ़ के ही समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दो छोटे छोटे अंश आपको पढ़ के सुना देता हूँ इस पुस्तक में से। बहुत ही छोटे अंश हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पुस्तक में क्या है, क्योंकि इस पुस्तक का मूल्यांकन करने वाली बात कुछ नहीं है। ये तो इस रस पैदा इसको पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आप मूल्यांकन के नहीं, आप रससिक्त तो होंगे आप। तो ये रस पैदा करने वाली किताब है। तो जो अंश में पढ़ रहा हूँ उससे थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा। नमस्कार शर्मिला जी, और कृपा शंकर भी जुड़ चुके हैं, उनको भी नमस्कार। हाँ, वो अंश है, एक है 34वें संख्या है इसकी। कवि ईश्वर को नहीं मानता था। ये आता है, एक दिन आकाशवाणी हुई, सिर्फ कवि को सुनाई दी। आसमान से आवाज आई, 3 वरदान मांग लो। कवि ने पहले कन्फर्म किया कि बोलने वाला ईश्वर है, सुनने वाला वह अकेला। आवाज आई, जब मुझे पता चला कि तुम मानते हो कि मैं नहीं हूं, तो मैंने सोचा कि सिर्फ तुमसे एक्सक्लूसिव बात कर लूं। इस तरह एक दिन तुम मान जाओगे और वरदान में काम भी ले लोगे। कवि ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हें मानूं या ना मानूं। तुम तो वरदान के बारे में बात करो, वही एकमात्र सॉलिड प्रूफ है। तुम तो वरदान के बारे में बात करो, एकमात्र वही सॉलिड प्रूफ है। आवाज आई, मांग लो। कवि ने कहा, मैं ईश्वर हो जाऊं। पहला वरदान था मैं ईश्वर, पहला वरदान जो मांगा, मैं ईश्वर हो जाऊं, जब चाहे आकाशवाणी कर सकूं, ये दूसरा वरदान मांगा। और तीसरा, मुझे वही सुने जिसे मैं सुनाना चाहूं। आवाज आई, तथास्तु। कवि ईश्वर हो गया। अब वह खुद आकाशवाणी करता है, खुद सुनता है और खुद को भी नहीं मानता। तो ये जो एक आयरोनिकल सेंस ऑफ ह्यूमर है यशवंत जी का, वो यहाँ ध्वनित होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक और छोटा सा उदाहरण मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वो छोटा सा है, ये तो मैंने पूरा अंश था। कुछ तो इसमें जो अंश हैं छोटे छोटे हैं लघु कथाओं की तरह, और कुछ बड़े भी हैं। तो एक बड़े का जो अंश है, फटी डायरी के साबुत पन्ने 1 का, उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वह है, कहते हैं उदासी का एक मौसम होता है। जेन्युइन किस्म की उदासी हर किसी को नहीं मिलती। भले लोग इसके लिए यहां वहां न जाने कहां कहां भटकते हैं। यूं देखें तो उदास होने के लिए कुछ खास नहीं चाहिए, बस एक कोना, लटकाने लायक एकाध चेहरा और नामालूम कारण। अगर किसी को कोना नहीं मिलता, किसी को चेहरा लटकाने लायक नहीं होता, किसी का चेहरा लटकाने लायक नहीं होता, अधिकांश को बहुत सारे कारण पता होते हैं। ऐसी स्थिति में एक साफ सुथरी, गहरी और दिल को मारने वाली उदासी शरीफ लोगों की अधूरी चाह बनकर रह जाती है। हम दोनों अक्सर जेन्युइन उदासी की तलाश में घूमते रहते हैं। गुरदत्त की फिल्में किराए के वीसीआर पर देखकर एक आध टेम्पररी किस्म की उदासी खींची भी है। पर जिसे कहते हैं लाइट एंड सूट का असली कमाल, वो किसी भी शाम इस तरह के कमरे में उतर कर नहीं आया। निर्मल वर्मा की मदद से भी कुछ खास काम न आया। गुलजार ने कहा, उदास हूं तो मोमबत्ती की तरह जलें, सुलगें, राख हों, मगर औरों को खुशबू देना चाहिए। हम परफ्यूमरी के लघु उद्योग को इस मॉडलिंग में भी सफल न हो सके। आखिर दोनों उठे, खिड़की के पास जा बैठे। तो इस तरह की व्यंग्यात्मकता यशवंत जी के लेखन में है, और एक भिन्न मिजाज की, आपको हंसाने वाली, आपको गुदगुदाने वाली किताब है।
और आज जब आप इसे पढ़ेंगे तो एक खुशनुमा सा एहसास आपके दिल में पैदा होगा। कई तरह की पुस्तकें लिखी जाती हैं जो आपको चिंता युक्त करती हैं, कुछ किताबें चिंता मुक्त करती हैं। यह किताब आपको चिंता युक्त नहीं बल्कि चिंता मुक्त करते हैं, चिंता मुक्त करने वाली किताब है। और जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप किसी व्याख्या के लिए आप नहीं पढ़ेंगे बल्कि आप एक इसका स्वाद करेंगे। और मुझे लगता है कि हिंदी भाषा में ऐसी चीज़ें बहुत कम लोग फिलहाल लिख रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, हमारे यहाँ हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल की कई तरह की व्यंग्य परंपराएं हैं, कई तरह की भाषा शैलियाँ हैं, कई तरह के अंदाज हैं। यशवंत जी का अपना अंदाज है। और जब आप इसे पढ़ेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे पढ़ेंगे जो लोग इसको कम से कम सुन रहे हैं, तो आपको यह एहसास होगा हिंदी में कैसी चीज़ें लिखी जा रही हैं। स्वस्थ मानसिकता तो शायद एक बहुत क्लीशे नुमा शब्द है। मैं कहूँगा कि ऐसी ऐसी भाषाएं, ऐसी चीज़ें लिखी जा रही हैं जो आपको थोड़ी देर के लिए ही सही एक ऐसे लोक में ले जाती हैं जहां आप दैनंदिन की उदासियों को भूल करके उदासी के बारे में पढ़ते हुए भी उदासी के को लेकर मुक्त होते हुए या उदासी को भूलते हुए ये आप थोड़े से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो इस तरह की किताबें भी हिंदी में लिखी जा रही हैं। यशवंत जी ने किताब लिखी है, मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि ऐसी किताब वो और भी लिखेंगे। वो लिखते रहते हैं। उनकी भाषा का अपना एक पैनापन है, अपनी एक त्वरा है, अपनी एक शैली है। और हिंदी में अभी जो व्यंग्य की स्थिति है, कई तरह के व्यंग्य लिखे जा रहे हैं। मैं भी एक छोटा सा व्यंग्यकार रहा हूँ। मेरी कोई पुस्तक तो नहीं आई है, लेकिन मैंने भी व्यंग्य के स्तंभ लिखे हैं 2 पत्रिकाओं में, कथा देश में और बाकी में। तो बहरहाल व्यंग्य मेरी भी एक विधा। मैं इसके माध्यम से अपने आप को व्यंग्यकार नहीं कहलवाना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि व्यंग्य मेरी एक प्रिय विधा है। और जब भी मुझे मौका मिलता है, खास करके हिंदी के व्यंग्य, तो मैं अवश्य पढ़ता हूँ। इसी कारण से मैंने इस किताब को शुरू से अंत तक इसका पारायण कर गया और मुझे बहुत अच्छी लगी। और जब आप पढ़ेंगे तो एक आपको भी सुखद एहसास से भर देगी। इतना कहते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। अपेक्षा करता हूँ कि आप इसे पढ़ेंगे।